हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सीबीएसई के सिलेबस में है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और उसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट करने से पहले थोड़ा लाइट के बारे में हम लोग समझ लें और फिर हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट करें। हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए इन दो चीजों की जरूरत होती है। एक तो आपकी आइस के बिना नहीं देख सकते हैं, आइस, और सेकेंड है लाइट। तो जैसे बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, सन हो गया, इनके पास तो लाइट है और इसीलिए हम इन्हें देख पा रहे हैं। पर क्या हर ऑब्जेक्ट के पास लाइट है? बिल्कुल नहीं। टेबल, चेयर, वॉल, आपके घर, दीवारें, फ्लोर, इनके पास लाइट नहीं है। तो फिर इनको हम कैसे देख पाते हैं? बिल्कुल ठीक। अगर आप सोच रहे हैं कि जब हम लाइट जलाते हैं तब इन्हें देख पाते हैं, बिल्कुल ठीक। तो हो क्या रहा है, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, ये बल्ब है और जब ये रे इस सोफे पे पड़ती तो हमारी आइस पर इसकी एक इमेज बन जाती है सोफे की। सिमिलरली इसकी लाइट इस फ्लोर पे भी पड़ती है और वो रिफ्लेक्ट होके हमारी आइस में आता है। इस फ्लोर की भी एक इमेज बन जाती है। इस तरह से विद द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्शन हम जो चीज लाइट जनरेट नहीं करते उन्हें भी देख पाते हैं। आगे चलते हैं अब हम लोग। तो हमारे बेसिकली दो टाइप के ऑब्जेक्ट हो गए हैं। एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, इमिट देयर ओन लाइट, जैसे कि पहले बताया सन, बल्ब, स्टार्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो लाइट जनरेट नहीं करते, जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती, वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। Those objects which do not emit light, emit मतलब निकलना, लाइट का निकलना, themselves but only reflect, रिफ्लेक्शन के कारण से। जब लाइट उन पे फॉल करती है तो लाइट रिफ्लेक्ट होती है और उसी की इमेज हमारी आईज में बनती है। दो टाइप के हमारे ऑब्जेक्ट हो गए, ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस। आगे देखते हैं। लाइट बेसिकली क्या है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, और आजकल तो इस एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है, सोलर सेल। एनीवे, अभी हम उसकी सिर्फ एक बात बता रहे हैं कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, बट एनर्जी को स्टडी अभी हम यहाँ पे नहीं करते। तो लाइट का बेसिकली, जब लाइट की बात आती है तो लाइट का ड्यूअल नेचर होता है। एक तो पार्टिकल नेचर और दूसरा वेव नेचर। देखिए, लाइट के बारे में जब स्टडीज हुई तो साइंटिस्ट अलग अलग तरह से स्टडी कर रहे थे, और कुछ साइंटिस्ट, जो एक ग्रुप था, उन्होंने बोला कि लाइट का जो होता है पार्टिकल नेचर होता है। और पार्टिकल नेचर में क्या क्या चीजें पढ़ते हैं हम लोग? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जिसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। और वेव नेचर जो आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन ऑफ लाइट।
वेव नेचर अभी हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, बड़ी क्लास में पढ़ेंगे। तो लाइट के हो गए आपके पार्टिकल नेचर, जिसमें रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। जब आप लोग इन चीजों को पढ़ लेते हैं तब फिर वेव नेचर की तरफ जाते हैं। आगे देखिए, अब रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन बेसिकली क्या है, इस डायग्राम से हमने समझाया है। एक हमने मिरर ले लिया, जिसका हमने नाम दिया है एम एम, और इसकी एक सरफेस पे हमने पॉलिश की। बेसिकली मिरर इज ए ग्लास, अगर हम उसको एक सरफेस पे पॉलिश कर देते हैं तो उसका जो दूसरा पार्ट है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी इस पे, जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं। अब अगर कोई इंसिडेंट रे आती है और इससे स्ट्राइक होकर रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो रिफ्लेक्ट होना मतलब किसी एक सरफेस से रे का टकराकर वापस चले जाना विथ सम एंगल, विथ सम एंगल। तो यहां पे आप देख लीजिए, एक इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे क्या होगी, जब कोई रे किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, मिरर इज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस, किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे स्ट्राइक करती है, उस रे को हम इंसिडेंट रे बोलते हैं। और जब वो ओ पॉइंट पे आई और रिफ्लेक्ट होके किसी एक एंगल से वापस चले गई, तो हम इंसिडेंट, उसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। अब इंसिडेंट रे देखिए, नॉर्मल हमने एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस से नॉर्मल बना दिया, एम एम डैश में हमने परपेंडिकुलर लाइन खींच दी, जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं। इंसिडेंट रे जो नॉर्मल से एंगल बनाती है वो कहलाता है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब यहां एक ध्यान देने की बात है कि जो एंगल का मेजरमेंट होगा वो नॉर्मल से होगा, यहां से होगा, ध्यान दीजिए, यहां से होगा। अगर कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में दे दिया कि इंसिडेंट रे मेक्स एन 30 डिग्री एंगल, ए 30 डिग्री एंगल फ्रॉम अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो वो ये वाला एंगल दे रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा एंगल कितना है आपका 90 से इसको माइनस कर देंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आ जाएगा। करेक्ट। अब सेकेंड बात ध्यान देने की है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की वैल्यू भी उतनी ही होती है। ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकेंड लॉ है। फर्स्ट के बारे में मैं अभी बात करूंगा। सेकेंड लॉ ये बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी नॉर्मल से ही मेजर करते हैं। देख लेते हैं, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, देखिए द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ऑलवेज सॉरी इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब अगर कोई रे नॉर्मल आती है, मतलब इसी लाइन से परपेंडिकुलर आती है, कोई दिक्कत नहीं, आफ्टर रिफ्लेक्शन इसी डायरेक्शन वापस आ जाएगी, उस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 0 होगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आपका 0 होगा। सेकेंड लॉ हमने पहले देख लिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अब फर्स्ट लॉ समझते हैं। फर्स्ट लॉ रिफ्लेक्शन, द इंसिडेंट रे
the reflected ray and the normal all lie on the same plane. इस फर्स्ट लॉ को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि बच्चे इसे मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं। देखिए आपको बता दूं कि ये जो प्लेन मिरर है ये भी एक प्लेन है, बट इस रूल में अभी इस प्लेन की बात नहीं। जब आप ध्यान दें कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ये तीनों एक प्लेन में आते हैं। इट मींस आपको इन चीजों को प्रैक्टिकल समझना पड़ेगा कि इसकी मीनिंग क्या है। चलिए मैं आपको अभी डेमोन्स्ट्रेशन से समझाता हूं कि इसकी मीनिंग क्या है एक्चुअली। देखिए मैंने एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस एज्यूम की है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। सपोज करें ये मिरर है थोड़ी देर के लिए, और इसमें हमने एक नॉर्मल बना दिया मिरर पे, एक इंसिडेंट रे जो ब्लू कलर की है और येलो कलर की जो रिफ्लेक्टेड रे है। अब आपका प्लेन ये नहीं, ये तो एक प्लेन है पर इसकी बात नहीं हो रही है, ये तीनों एक प्लेन में होना चाहिए। अगर मैं अपनी हथेली को एक प्लेन मान लूं, एक प्लेन मान लूं, तो ये ऐसे चिपके होना चाहिए। अब अगर आपकी इंसिडेंट रे इस तरफ चलेगी तो ये प्लेन नहीं बन रहा है क्योंकि मेरी हथेली इस पे नहीं चिपक पाएगी, ये अलग अलग होगी। देखो ये दूर हो गया ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मेरी इंसिडेंट रे इधर जा रही है तो मुझे रिफ्लेक्टेड रे को भी ऐसे मूव करना पड़ेगा। इट मींस ये ऐसे मूव हो सकते हैं, ये एक प्लेन में ही रहेंगे। आप ध्यान दें ये एक प्लेन में रहेंगे ऐसे। अगर इंसिडेंट रे रोटेट होगा तो साथ साथ में रिफ्लेक्टेड रे भी रोटेट होगी। ऐसे इनकी पोजीशन रहेगी कि ये एक तरह से आपने सोचो कि फेविकॉल से चिपका दिया इसको, अब ऐसे आप मूव कर दें, ये एक प्लेन है। तो मेरी ये जो हथेली है ये एक प्लेन बन गया, या इसके बदले आप कोई मोबाइल भी रख सकते हैं, ये ऐसे मूव हो सकते हैं, ये प्लेन में रहेंगे मगर ऐसे। ऐसा नहीं होगा कि इंसिडेंट रे बाहर निकल के आ गई, नहीं। हाँ अगर ये इस तरफ जाएगी साथ में प्लेन भी ऐसे ही जाएगा, प्लेन में ही रहेंगी तीनों चीज। आप इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि प्लेन का मतलब क्या होता है। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट लॉ, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल आई लाई ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। आई थिंक अभी प्लेन वाली बात क्लियर हो गई। सेकेंड लॉ बहुत सिंपल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहां तक का आपका पार्ट कंप्लीट हुआ। अब आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे।